हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब हैं। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, लेकिन बात इस नई किताब पर होगी, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। किताब को लेके कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन कोई सीरियस डिस्कशन किताब पर नहीं हो पाया। सलमान खुर्शीद साहब, आप जानते हैं, सेंट स्टीफेंस में पढ़े, फिर ऑक्सफोर्ड से लॉ किया, कई किताबें लिखी, एट होम इन इंडिया, ट्रिपल तलाक, इनविजिबल मुस्लिम्स, प्ले लिखा सन्स ऑफ बाबर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे, लॉ मिनिस्टर रहे। मुस्लिम लीडर्स में एक इंटेलेक्चुअल लीडर अगर कोई है देश में तो वो सलमान साहब हैं। बहुत बड़े वकील हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान है। यानी किताब में किसी का भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म उन्होंने नहीं किया, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का, ना आरएसएस और वीएचपी और राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का। और मेरे बारे में भी चंद चीजें लिखी तो बहुत तारीफ करके लिखी, तो बिल्कुल जैसे शराफत कूट कूट के भरी हुई है, उस अंदाज में सलमान साहब ने क्रिटिसिज्म किया। सर, सबसे पहले तो ये कि अयोध्या के और बाबरी मस्जिद के मामले में ये बात आ रही है किताब से भी कि ये एक इशू ऑफ फेथ और पावर और पॉलिटिक्स का इशू था। लीगल इशू से ये बढ़ के बहुत ज्यादा आगे चला गया था। इलेक्शन के इम्प्लीकेशंस थे इसमें। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि क्या इस पूरे मामले में जो यूनिक फीचर रहा कि इलाहाबाद में जजमेंट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बन गई, सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट और लास्ट अपील का फोरम बन गई, डिफरेंशियल बर्डन ऑफ प्रूफ हो गए, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तय करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्सकवेशन हुआ, नई नई पार्टीज ऐड की गई। तो आम किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से, वैसे दीपक मिश्रा साहब ने कहा था कि ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इसको कैसे आप अलग देखते हैं? देखिए, ये पहली बात तो मैं ये कहूं कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए मेरी दिली मुबारकबाद है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि बड़ा मसला है कि फैसले कोर्ट्स करते हैं और उनको कम लोग पढ़ पाते हैं, गिने चुने लोग पढ़ते हैं, कुछ वकील पढ़ते हैं, कुछ गिने चुने लोग पढ़ते हैं, और पूरी मालूमात और पूरी समझ से लोग उस नज़रिए से लोग देख नहीं पाते हैं फैसले को। तो फैसले का जो बॉटम लाइन है, यानी कि जो फैसला एक्चुअल फैसला होता है, उसको लेकर अच्छाई करते हैं या उसी को लेकर अपने रिजर्वेशंस हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए आपने जो किया है और आप जो कर रहे हैं, ये एक मान के चलें कि एक आप अवेयरनेस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सचमुच ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, एक बहुत बड़ी सेवा है समाज की और हमारी डेमोक्रेसी की। तो इसके लिए पहले मुझे मुबारकबाद देने का मौका दीजिए। इसके बाद जो आपने सवाल खड़ा किया है, तो वो कुछ मुझे याद दिलाता है। एक कहावत है कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर इन फिक्शन, कि आप एक फिक्शन की बात करें, नॉवल की बात करें, और एक हकीकत की बात करें, सच्चाई की बात करें, वास्तविकता की बात करें, तो उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि वास्तविकता का बहुत दूर का कहीं रिश्ता बन गया है फिक्शन के साथ, और फिक्शन लगता है वास्तविकता से बढ़कर। तो ऐसे ही कुछ ऐसे मसलों में होता है, और लोग ये कहते हैं कि आखिर अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि हमको फेथ से, यानी कि आस्था से हमारा कोई लगाव नहीं है और ना आस्था का ही कोई सवाल हमारे सामने है, हमें तो सिर्फ कानूनी जो भी प्रिंसिपल्स हैं
जो भी उसूल हैं कानून के, उसी की बुनियाद पर हमको ये फैसला करना है और इसलिए हम ऐसा ही फैसला कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानते हैं और आपका काम इस बात को साफ दिखाता है कि सोशल इंटरैक्शन जो है, जो आपका सामाजिक सोच है, उसका कानून से एक बहुत गहरा लगाव है। और कानून कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल आप अलग करके सोशल आपकी जो भी हकीकत है उससे अलग करके उसको अप्लाई कर सकें। और जजेस को कहीं ना कहीं संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है कि हम जो कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं रिश्ता जो जमीनी हकीकत है हमारी जिंदगी की और हमारे समाज की, उससे कहीं अलग तो नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है। और जब कोई इतना बड़ा मसला आस्था का आ जाता है जैसे कि अयोध्या का आया, तो उसमें यकीनन जजेस का ये कहना कि नहीं, हम उधर बिल्कुल नहीं देखेंगे और उसका हम पर कोई कहीं पर दूर दूर तक उसका कोई प्रभाव हम पर नहीं होगा, उसका असर कोई नहीं होगा, कुछ ऐसा लगता है कि ये बात वास्तविकता की नहीं है। लेकिन कोशिश ये की है कि हम लीगल प्रिंसिपल्स पर ही इस फैसले को करें, ताकि ये ना कहा जाए कि आपने आस्था की बुनियाद पे ये किया। आस्था की बुनियाद पे करना था तो हमारे कानून का ढांचा कुछ और होना चाहिए था। लेकिन आखिर में जिसे ये मान के चल कहा जाए कि आखिर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर्स हैं, ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है कि जो भी फैसला वो कानूनी दौर पर कर रहे हो, कानून के बेसिस पे कर रहे हो, उसमें पूरे हालात को देखते हुए, जो आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस की बात है कि इसमें कुछ ऐसा हम कर दें कि ये मसला जो है हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाए, उसकी एक भनक बड़ी साफ दिखती है इस जजमेंट में आखिर में, जहां फैसला देने के बाद ये कहा कि हम, क्योंकि आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई, सदियों से हुई, इसलिए आपको एक खास फरीक को, जो मुस्लिम साइड थी, कि आपको हम मस्जिद की जगह अगर अलग से देंगे, और वो कोर्ट ने दी, उसका डायरेक्शन कोर्ट ने दिया। ये फरमाएं सर कि आपने भी ये लिखा कि कई जगह आया किताब में कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मार्जिनली हिंदू केस मोर परसुएसिव था। जी जी, ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये आपने कहीं दुखती नफ्स तो नहीं पकड़ ली, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे करी बात और इसको स्पष्ट किया कि हम लीगल प्रिंसिपल्स पे ही फैसला करेंगे, तो उन्होंने उस विवादित जगह को, जिस बात पे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लग रहे थे, उसका मुआयना करके ये कहा कि इसका आधा हिस्सा जहाँ पर चबूतरा था और जहाँ पूजा होती थी, उस हिस्से को तो आप सब ने माना है कि यहाँ अरसों से यहाँ पर पूजा होती थी, तो इस पर तो कोई अब झगड़ा नहीं बचा, ये तो आपने मान लिया, दोनों साइड ने ये माना है। लेकिन वो हिस्सा जिसमें मुस्लिम साइड अपना हक मांग रहे थे कि ये मस्जिद का खास जो 3 गुंबदें हैं उनके नीचे का हिस्सा है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सही है कि इस हिस्से पर एक सवालिया निशान लगा है। वो ये है कि दूसरी साइड ये कहती है कि हम तो वक्तन यहाँ पर घुसकर हम अपनी पूजा कर लेते थे, या हम पूजा का साजो सामान वहाँ पर रख देते थे, अपने झंडे लगा देते थे, अपने और चीज़ें हम करते थे, और फिर हमको अगर हटाया जाता था तो हम हटते थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम साइड से ये पूछा, आप ये बताइए कि इनका जो दखल रहता था वक्तन, उस दखल के बावजूद कि आप ये कह सकेंगे कि हम अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन में थे, यानी कि हमारा जो कब्जा था उसमें किसी और का इंटरफेरेंस या दखल नहीं रहा, और अगर आपने ये 100, 150, 200 साल यहाँ पे नमाज पढ़ी है तो उसका सबूत आप पेश कर दीजिए। तो अब बड़ी अजीब सी बात है, वो सबूत नहीं था, वो पेश नहीं किया गया। और क्यों नहीं किया गया, इस बात को मैंने सिर्फ इसका जिक्र करके मैंने इस बात को छोड़ दिया है कि आखिर सबूत क्यों नहीं मिला।
जो लोग इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि एक मुगल सल्तनत का एक बादशाह एक मस्जिद बनवाए और फिर मुगलिया सल्तनत की हुकूमत रहे 200 साल 250 साल तक, तो उसमें नमाज नहीं होगी तो और क्या होगा। तो ये बात पूछी ही क्यों गई, आखिर इसको क्यों नहीं उन्होंने मान लिया या समझ लिया कि ऐसा ही होगा। और इसको मानकर बहुत सारे लोग हैं, मेरे अपने वकील दोस्त हैं बहुत सारे, और इसमें मैं समझता हूं कि राजीव धवन एक बहुत पहुंचे हुए वकील हैं, उनकी यकीनन यही राय रही होगी, वो बहस कर रहे थे। लेकिन बॉटम लाइन क्या है, हकीकत यह है कि जब सबूत मांगा गया तो सबूत नहीं दिया गया। और मुझे लगता है कि उससे एक छोटी सी विंडो, छोटा सा मौका मिल गया सुप्रीम कोर्ट को कि अब हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हम इस हिस्से को मस्जिद वालों को दें, हमारी कोई मजबूरी नहीं रही है। हम एक नए सिरे से इस मामले को हल कर सकते हैं, 142 लगाकर मस्जिद के लिए जगह कहीं और दे सकते हैं, और यहाँ पर इसमें पूरी जमीन जो है वो मंदिर के लिए देंगे। ऐसा मौका उनको मिल गया। अब कोई कहे कि ये जायज है, कोई कहे कि नहीं ये नाजायज है, ऐसा तो नहीं कोई कर सकता। कोई रीजनेबल शख्स ये नहीं मान सकता कि 200 साल यहाँ नमाज नहीं हुई। तो वो एक मसला है जो रहेगा। और इस पर कभी कभी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि अगर बाबरी मस्जिद का विध्वंस नहीं हुआ होता, अगर इमारत खड़ी हुई होती आज भी और ये फैसला करना होता, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता। और सच्ची बात है, बहुत सारे केसेस में जो सवाल उठते हैं जजमेंट्स के बाद, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, और यकीनन ये एक ऐसा सवाल है। फिर सर आपने ये भी कहा कि रिकंसिलिएशन की तरह इसे देखें, डिफीट की तरह ना देखें। तो आपको लगता है कर्टेन हुआ इसमें, या ये मसला तो आगे बढ़ रहा है? यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मथुरा का नाम लिया अभी रिसेंटली। जी, मेरी ख्वाहिश और मेरा एक कमिटमेंट, मेरे जहन में ये बात है कि किसी न किसी तरह से इसको रेकन्सिलिएशन की नज़र से देखा जाए, और ये ना माना जाए कि किसी की कामयाबी है और किसी की विफलता है, कोई हारा है कोई जीता है। कह तो सभी ये रहे हैं, लेकिन दिल में कुछ और मानते हैं। और कुछ लोगों के जो बज़ाहिर लोगों के कॉन्डक्ट हैं, उससे नहीं लगता है कि ये जीत और हार का मामला नहीं है। हाँ, ये सही है कि कहीं गोले नहीं चले और कहीं आतिशबाजी नहीं हुई और खुल के बड़े बड़े उसमें प्रोसेशंस नहीं निकले, ये सब सही है। और एक हद तक सब लोग सोबर रहे। लेकिन शायद मैंने इस बात का इशारा किया है कि कुछ लोगों के दिल में ये बात है कि एक मायूसी है, कुछ लोगों के दिल में मायूसी है, और कुछ लोगों के दिल में एक क्या गुरूर शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक सेल्फ अश्योरेंस है कि हम जो चाह रहे थे वो हमको मिल गया। तो अगर इसको सचमुच क्लोजर मान के और इसको रेकन्सिलिएशन मानकर बात को यहाँ ख़त्म कर दिया जाए और आगे ना बढ़ाया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद तक ये बात खुली थी और ये हमारे सामने इसको हल करने का हमको ये मौका मिला था, लेकिन जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो कानून है जो यूपीए के ज़माने में आया था, उसमें ये बात जाहिर है और ये बात बड़ी क्लियर है कि और इसके अलावा कहीं और जो है 1947 के बाद 15 अगस्त के वक्त के बाद जो हालात थे वो हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ज़रूर है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ना सुप्रीम कोर्ट पर इस पर कोई फैसला देना था, ना उनके सामने दलील कोई रखी गई। तो इसलिए कल को कोई छोटा बेंच ये कह दे कि ये ऑबिटर है, इस पर जो हमारे कानूनी प्रिंसिपल्स हैं उसके दायरे में ये नहीं आता है, और इस क्वेश्चन को हम फिर से उठा सकते हैं, इसको फिर से फैसला इस पर कर सकते हैं। मैं उम्मीद ये करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। और अगर किसी को मेरी किताब में ये लगा है, जैसे आपने बात शुरुआत में कही कि
इन पर भी बहुत सख्त नहीं हैं और उन पर भी बहुत सख्त नहीं हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने कहा कि मैं आप पर भी सख्त नहीं हूँ, इसलिए कि आप पर सख्ती करने का कोई सवाल ही नहीं था। आपकी तो तारीफ ही करी जाए जो आप काम कर रहे हैं और जो कोशिश आपकी है। लेकिन इसी को मैं भी चाहता हूँ कि किसी तरह से मेरी किताब को लोग देखें, एक इस नज़रिए से देखें कि इस किताब में एक पैगाम है, एक संदेश है, एक कोशिश है, एक जुस्तजू है कि किसी ना किसी तरह से ये बड़ा मसला हमेशा हमेशा के लिए अब हमारी कौमी जिंदगी से खत्म हो जाए। वो तो सर बिना लोगों ने पढ़े घर में आग लगा दी नैनीताल में, उसका क्या करें। लेकिन सर ये बताएं कि ये जो एक ऑप्टिमिज्म आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी लिखा कि भाई एक होप है मेरे अंदर, वो तो अच्छी चीज है। लेकिन 91 का लॉ रिपील हो सकता है, अमेंड हो सकता है, स्ट्राइक डाउन हो सकता है। कोर्ट ने नोटिस इशू किया है 91 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वाली पिटीशन पे। तो आपको कितना सर लीगली ये लगता है कि 91 का लॉ मस्टर पास करेगा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का? देखिए, 91 का लॉ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मस्टर पास करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और जहां 5 जजेस ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये फैसला लिया, उसके कुछ जजेस अभी कुछ अरसे तक बेंच पर रहेंगे। और अभी कम से कम उसमें वो जजेस भी हैं या वो जज हैं जो चीफ जस्टिस भी हिंदुस्तान के बनेंगे या बन सकते हैं। तो उस हद तक तो मैं समझता हूं कि अभी इतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट अगर रिपील करती है, पार्लियामेंट इसमें दखल अंदाजी करती है, पार्लियामेंट हस्तक्षेप करती है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए हालांकि इसका मैंने जिक्र यहाँ नहीं किया है, लेकिन आप अपने डिस्कशंस में मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको कभी ना कभी लाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है, क्या वो एक चीज ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ताल्लुक से, जिसको ऐसे रिपीटेड मसलों में कहीं ना कहीं एक मामले को हल करने का एक पावर या एक कोशिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के सहारे से की जा सकती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक मुश्त कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को देखते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक सोल है, एक ऐसी खास जानदार चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, जो इस किस्म की चीज को फिर से हिंदुस्तान में नहीं होने देगा। और उसके लिए इस फैसले में, इस जजमेंट में बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं। अब इंडिकेशंस तो जो सामने दिख रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं और जिसको समझने की कोशिश की जा रही है, वो हैं आने वाले जनरेशन्स के जजेस क्या करेंगे, हालात क्या होंगे, ये आज कह देना ये मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, जाहिर है कि सब पार्टीज उससे नाराज हुई और सुप्रीम कोर्ट आई। क्या आज आपको लगता है कि वो बेटर सॉल्यूशन था? क्योंकि उस प्रीमिसेस में अगर मस्जिद होती तो उसका कोई मीनिंग था। जी शुक्रिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा आखिर कि वो जो जमीन एक्वायर की गई थी, जो उस विवादित जगह के पास में जो जमीन एक्वायर की गई थी, तो मस्जिद हो सके तो वहीं दी जाए। यानी कि आमने सामने जो मथुरा में और काशी में जो सलूशन सामने हमें दिखता है, जो किसी पुराने ज़माने में जिस सलूशन को उस ज़माने के लोगों ने बनवाया था, वो सलूशन यहाँ मुमकिन था कि आमने सामने मंदिर हो और मस्जिद हो। लेकिन वैसा नहीं हो पाया और ज़मीन जो मस्जिद के लिए दी गई है वो कहीं 25 किलोमीटर दूर दी गई है। लेकिन उसमें एक मसला ये था कि जो लेने वाला है वो कहाँ लेता है, और जिसको लेना चाहिए था उसने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मस्जिद ऐसे नहीं बन सकती। तो मुमकिन है कि शरिया के ताल्लुक से ऐसी मस्जिद नहीं बन सकती। लेकिन अगर शरिया को हम हिंदुस्तान के एक कंबाइन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में देखें, प्लूरल सोसाइटी में देखें, तो मस्जिद वहीं होती तो बहुत बेहतर होता। और यही कमोबेश ऐसा ही फैसला हाई कोर्ट ने किया था। मुश्किल सिर्फ ये थी कि हाई कोर्ट को
आर्टिकल 142 का हक नहीं था, तो इसलिए हाई कोर्ट वो चीज नहीं कर सकता था। लेकिन हाई कोर्ट ने तब भी किया, जैसा मैंने कहा, कभी कभी समाज के हालात को देखते हुए जजेस जो है थोड़ा सा बढ़कर कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो शायद हाई कोर्ट ने ऐसा किया था। लेकिन उससे झगड़ा खत्म होता कि नहीं, मंदिर और मस्जिद आमने सामने होते तो झगड़ा खत्म होता कि नहीं, इसमें मैं समझता हूँ ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो एक ऑप्टिमल फैसला होता और इससे बेहतर होता जो इस वक्त फैसला हुआ है। लेकिन अच्छा सर, क्या उल्टा पॉसिबल था कि प्रॉपर्टी मानी जाती सुन्नी वक्फ बोर्ड की जी, और 142 इन्वोक करके कहा जाता कि वहां मस्जिद नहीं है, आज आपके लिए वो लैंड सेक्रेड नहीं है, इसलिए हम ये लैंड दे रहे हैं रामलला। जी, वो सेक्रेड वाली बात जो है यकीनन उसका एक बहुत उसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। लेकिन आखिर में ये कहने के बाद, ये सब कहने के बाद इस बात को छोड़ दिया कोर्ट ने, फिर इस पर कोर्ट नहीं गया। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन था कि जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं उस पर वो इस नतीजे पे पहुंचते कि ये जगह जो है मस्जिद की है और मस्जिद ही यहाँ रहनी चाहिए। मगर 142 को हम 42 को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि मस्जिद यहाँ रहेगी तो मसला हल नहीं होगा, इसलिए इसको। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर आप इस गहराई पर जाना चाहते हैं तो फिर बेहतर ये होता कि किसी को ना मिलता। तो अगर बनाना ही था, आमने सामने बनाना था, तो इस जगह पर कुछ ना बनाकर और आमने सामने मंदिर और मस्जिद बनाते तो वो एक फैसला मुमकिन है कि वो फैसला कामयाब रहता। लेकिन और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में गुफ्तगू कई दफ़ा हुकूमत में भी हुई थी जब हम लोग हुकूमत में थे, और बहुत सारे जिम्मेदार लोगों ने वक्तन इस पर अपने डिस्कशंस में, अपने प्रपोजल्स में, सजेशंस में, अपने मशवरों में इस बात पर कहीं ना कहीं इशारा किया था। लेकिन अब बदकिस्मती से मुमकिन नहीं था सर ये। अच्छा सर, ये फरमाइए कि क्या आप ये मानते हैं, अली मियां ने तो लिखा है बहुत साफ कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने मैसअप किया और बड़ी रिजिड पोजीशन ली और एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं होने दिया। अली मियां ने तो ये भी लिखा है कि भाई कुछ लोगों ने इसमें इतना एग्रेशन दिखाया कि उससे हिंदुत्व फोर्सेस बहुत मजबूत हो गई। देखिए, ये मुमकिन है। अब एक इतने बड़े आलिम ने और जिनकी एक दरिया दिली का, उनका एक ह्यूमैनिटी के ताल्लुक से जिनका एक रवैया था, उन्होंने ऐसी बात कही है तो यकीनन इसमें बहुत वजन है इस बात में। मैं ये समझता हूँ कि इसको या तो लोगों ने अपने ईगो का वो बना लिया, एक मसला बना लिया, या एक मोनोपोली का मसला बना लिया कि ये हम करेंगे और हम करके दिखाएंगे। यकीनन इस जो कोर्ट में मामला था उसमें जो एक आम राय होनी चाहिए और ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अक्सर वो मुमकिन नहीं होता है, आसान नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचकर, लोगों से पूछकर अगर फैसले किए होते तो बेहतर रहता। अब मैं नहीं जानता हूं कि आपसे किसी ने बात की कि नहीं की। नहीं, मुझसे नहीं की। नहीं, अगर आपसे नहीं बात की तो बहुत बड़ी गलती की। क्यों नहीं कही? ऐसे लोगों से बात क्यों नहीं करी जो कम से कम कुछ इस किस्म के मशवरे दे सकते थे। लेकिन लोगों ने ये मान लिया कि नहीं, ये हमारा मसला है, हम हल करेंगे और हम इसमें कामयाब होंगे। उस हद तक मैं मानता हूं कि हमारे लोगों की गलती रही। क्या सर आप मानते हैं कि हिस्टोरियंस का भी कुछ रोल रहा कि उन्होंने इस मामले में इतना लिखा कि साहब कोई सबूत नहीं है कि वहां पे कोई राम टेम्पल था और उसे डिमोलिश करके मॉस्क बनाई गई? बाद में वो बात एएसआई की रिपोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आई, लेकिन ऐसे केसेस में किसी हिस्टोरिकल एविडेंस के बेसिस पे मामला हल नहीं हो सकता था। जी हाँ, हो नहीं सकता था, ये बात सही है। लेकिन
कम से कम एक बात कहनी पड़ेगी कि हिस्टोरियंस ने कम और बेश सभी हिस्टोरियंस ने जो जिनकी इज्जत है इस मुल्क में और जिनको लोग जानते हैं और जिनको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सदाकत से कहा, हकीकत उन्होंने बयान की, और उन्होंने जो बात कही उससे कहीं भी ये ऐसा कोई उसमें वो नहीं दिखता है, रुझान नहीं दिखता है कि क्योंकि हमने ये सब पाया है इसलिए यहाँ पर आप जो भी फैसला करें वो मंदिर के लिए ही करें। तो ये तो मानना पड़ेगा कि फैसला जो भी हुआ, पसंद करें लोग ना पसंद करें, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का था, हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन का था, या इफ यू लाइक जो सोशल प्रोसेस था, वो अपराइट था, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है। और वो हिस्ट्री का एक हिस्सा रहेगा कि बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहाँ आज मंदिर बना है, बन जाएगा, लेकिन उसकी तारीख भी रहेगी, तारीख कोई मिटा नहीं पाएगा। और जो हिस्टोरियंस की जो उसमें फाइंडिंग्स हैं वो उसकी तारीख का हिस्सा बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर कभी हम इतने लिबरल इस मुल्क में हो गए कि जो राम मंदिर का अपने आर्काइव्स होंगे या अपने रिकॉर्ड्स होंगे, उसमें ये चीज भी रखी जाएगी कि ऐसा भी था, हालांकि फाइनल में आखिर में जो फैसला हुआ वो हमारे हक में हुआ। अच्छा सर, आपने जजमेंट में भी डिस्कस किया, किताब में भी, कि कोर्ट ने ये बात कही कि हम बिलीफ जो है उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं करेंगे, और विटनेसेस ने जो कह दिया कि साहब हम उधर मुंह करके करते थे और हमारी बिलीफ थी कि यहाँ रामलला पैदा हुए थे, वो ठीक। इस फाइंडिंग की इंप्लीकेशन क्या होगी पर्सनल लॉज में? अगर कोर्ट ये कह रही है कि हम किसी की भी बिलीफ स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे, तो फिर सबरीमाला के रिव्यू में जहां और पर्सनल लॉज हैं, जहां लोग कहेंगे भाई ये हमारी बिलीफ है कि हमारे हिसाब से शादी टूट गई, और लॉ ये कहेगा नहीं शादी नहीं टूटी, तो रिफॉर्म कैसे होगा पर्सनल लॉ में? ये आपने एक इस मुश्किल सवाल सामने रखा है। कहीं ना कहीं एक लाइन खींचनी है, और शायद इस केस में वो लाइन खींची गई है कि एक हद तक बिलीफ के ताल्लुक से एक फैक्चुअल इंक्वायरी की जा सकती है, लेकिन एनालिसिस को बिलीफ के सामने सरेंडर नहीं किया जा सकता। अब जो डेटी का सवाल था, ये कोर्ट ने तय किया कि डेटी एक मूर्ति, जैसे रामलला की मूर्ति थी, वो एक जगह जब स्थापित होती है, इस्टेब्लिश होती है, तो वो जगह उस डेटी की हो जाती है। लेकिन बिना डेटी के एक जमीन के हिस्से पर ये कहा जाए कि ये एक डेटी है, कोर्ट ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है। एक एक्सेप्शन उन्होंने बताया, और उसका क्यों था, वो एक हिल के बारे में, लेकिन इसके अलावा इस सेरेमनी के ना होते हुए किसी जमीन को आप कह दें कि ये भी जमीन भी एक डेटी है, उन्होंने कहा कि ऐसा हम नहीं मान सकते, ऐसा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे और सवाल जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात बड़ी स्पष्ट की है। एक वक्फ बाय यूजर है, वक्फ बाय यूजर को एक्सेप्ट किया है, लॉस्ट ग्राउंड को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और एविडेंस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको उन्होंने हाईलाइट किया है या अंडरस्कोर किया है। तो इसलिए वो जो बड़ा सवाल ये है कि जिस हद तक भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक रेलेवेंस रखा है बिलीफ का और फेथ का, जहां तक रखा है, क्या उसका असर और जगह पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें राजीव धवन साहब जो थे उनको मैं समझता हूँ बहुत मायूसी हुई कि वो ये प्रूव करना चाहते थे, या कम से कम साबित ये करना चाह रहे थे, इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि मस्जिद जो है इस्लामिक बिलीफ्स का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो कोर्ट ने कहा कि वो नहीं है। लेकिन अगर मस्जिद हिस्सा मान लेते, वो अगर मस्जिद बिलीफ का हिस्सा मान लेते, तो शायद कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता, तो फिर विली नीली कहीं ना कहीं फेथ वर्सेस फेथ का मसला आ जाता। ये ना मानने की वजह से
उनको कम से कम फेथ वर्सेस फेथ में उलझना नहीं पड़ा। क्योंकि अगर एक फेथ ये कहता था कि ये जगह भगवान राम की पैदाइश की जगह है, राम जन्मभूमि है, हालांकि लोग कहते हैं कि राम जन्मभूमि में और राम जन्म स्थान में फर्क हो सकता है, यही जगह है जहां उनकी पैदाइश थी या यहाँ कहीं आसपास कहीं पैदाइश थी, ये एक सवाल भी उठाया गया था और उठ सकता है। लेकिन क्योंकि वो फेथ के मामले में दूसरी तरफ उनको झुकना नहीं पड़ा, तो इस तरफ भी फेथ के मामले में उनको अपने फैसले से फेथ को जोड़ना नहीं पड़ा। तो लेकिन तब भी कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में फेथ है, बिना फेथ के ये फैसला नहीं हुआ है। बैकड्रॉप में फेथ है लेकिन ऑपरेटिव प्रिंसिपल्स में नहीं है, अगर आप मुझे इस बात को कहने की इजाजत दें। जी अच्छा सर, इससे पहले मैं चैप्टर 6 पे आऊं, जो टेम्पल डिस्ट्रक्शन पे आपने हिस्ट्री लिखी और 642 से गए कि साहब पल्लवा रूलर ने किस तरीके से चालुकास पे अटैक किया और श्रीलंका पे पांड्या रूलर्स ने वो किया। उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई क्योंकि थीसिस ये निकल के आई रिसर्च से कि टेम्पल और पॉलिटिकल अथॉरिटी में कोई रिलेशनशिप थी जी। जब तक उनके डीटी को डिमोलिश नहीं किया जाता था, विक्ट्री पूरी नहीं मानी जाती थी। बेशक बेशक। तो इस पे क्यों, मुझे लग रहा था कि यहां ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये कंट्रोवर्सी तो स्कॉलर्स ही कर सकते थे, और मैं समझता हूं कि सब संजीदा स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री इस पर बड़ी क्लियर है। जो कंट्रोवर्सी लोग क्रिएट करते हैं उसमें बहुत सारे तो वो हैं जो, जैसे आपने इशारा किया, जो किताब पढ़ते ही नहीं हैं, और जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं वो ये कहते हैं कि हियर एंड नाउ, मतलब इस वक्त कोई चीज जो है जो हमारे फेवर में नहीं है। मस्जिद की बात तो खत्म हो गई, मस्जिद हमको मंदिर मिल गया, तो अब हमें उसमें हमको उलझना है। और पहले क्या होता था क्या नहीं होता था उसमें हम क्यों उलझेंगे। हमारे दो चार टूटे फूटे हिस्टोरियंस हैं जो इस बात को लेकर वक्तन ये बात कहते रहेंगे कि नहीं वो तो सिर्फ एक खास कौम है जो ऐसा करती थी, दूसरे कभी नहीं करते थे, वो झूठ है, वो फेक हिस्ट्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें दो चार लोग हैं वो अपने करते रहेंगे। लेकिन जो असल पावर हंग्री लोग हैं और उनका एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है पावर का। उनका कॉन्सेप्ट और पावर का है जो एक गुंडे का होता है, जो सड़क छाप गुंडा होता है कि जब मैं चलूं तो लोग मेरे सामने से हटते चले जाएं और मेरे हाथ इधर उधर चलें और मुझे कोई रोक ना सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि वो भूल जाता है कि कभी ठोकर लगती है तो खुद भी वो गिर सकता है, वो ऐसा भूल जाता है। तो उस किस्म के लोग हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, जिस चैप्टर की आपने बात करी है, क्योंकि वो हियर एंड नाउ का जो पावर है, उनका सेंस ऑफ पावर है, वो उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि किसने ये जुर्रत कैसे करी, किसी ने जुर्रत करी कि हम गलत हैं, कि हम किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी से अलग हैं। अगर उसका जवाब ये था कि अगर आप सिविलाइज दिखना चाहते हो तो सिविलाइज बन जाओ, क्या मसला है, अपने को कोई भी नाम दो लेकिन सिविलाइज बन जाओ, अच्छी बातें कहो, लोगों से कहो कि नहीं मुझे आपसे इख्तलाफ है, मैं आपसे आई बेग टू डिफर, मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ, वगैरह वगैरह, ये कह सकते हैं। लेकिन उनको तो ये आते ही नहीं, वो तो सिर्फ चिल्लाना, गाली गलौज करना, और फिर इस वक्त उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम आग भी लगा सकते हैं, और सिंबॉलिकली आग लगा सकते हैं और फिजिकली हम आग लगा सकते हैं। तो उन्होंने आग लगा के मेरा केस जो है वो साबित कर दिया। अच्छा सर, ये बताएं कि जो लाइन है, जो कंट्रोवर्शियल लाइन है, उसमें एसेंस ये है कि रिलीजन का पॉलिटिकल यूज हुआ, जी, और इस्लाम में भी हुआ। जी, बेसिकली क्रिटिसिज्म जिहादिस्ट इस्लाम का भी है। बेशक। तो आप सर ये बताइए कि एकेडमिकली तो ये बात सही है कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में डिफरेंस है जी, और हिंदुइज्म से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हिंदुत्व रिसेंट है, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो ये कितना रेलिवेंट है ये डिफरेंस, एकेडमिक है ये, या आज सब लोग एक ही मानते हैं हिंदुइज्म और हिंदुत्व? देखिए, अगर मुझे कोई मसला नहीं है अगर हिंदुइज्म को हिंदुत्व को एक माने, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं हिंदुइज्म का स्कॉलर नहीं हूँ,
और मुझे मेरा ये इसरार कि मेरी सेंस जो है हिंदुज़म के बारे में वो ये कहती है कि ये अलग चीज़ है। और कई लोगों ने ये कहा कि आप तो बड़े गलत हैं, आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस JS वर्मा ने ये कहा था कि हिंदुत्व तो एक वे ऑफ लाइफ है। तो मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि वो बार बार ये कहा गया कि उस मैटर को रिव्यू करना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन और मैंने ये लिखा है कि JS वर्मा साहब ने खुद कहा था कि शायद मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। बेचारे शर्मिंदा थे इस पर थोड़ा। मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा था कि इसको रिव्यू करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम ये मान के भी चलें कि वो एक वे ऑफ लाइफ है, जैसे उन्होंने कहा ये वे ऑफ लाइफ है, और वो रिव्यू नहीं होता है, तो यकीनन हमें कोई मसला नहीं है। वे ऑफ लाइफ है, अच्छी वे ऑफ लाइफ रहे, हिंदुइज्म के जो भी एस्पिरेशंस हैं उनको रिफ्लेक्ट करे, तो हमको क्यों मसला होगा। लेकिन वे ऑफ लाइफ को ही इन्होंने ऐसा तोड़ मरोड़ दिया। और मैंने इस बात पे गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि मजहब को आसानी से तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। मजहब का एक लंबी हिस्ट्री होती है और उसकी अपना अस्तित्व होता है। उसको आसानी से बिगाड़ नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफॉर्म कर सकते हैं लेकिन बहुत आसानी से बिगाड़ नहीं सकते। इस्लाम में भी यही है और क्रिश्चियनिटी में भी यही है। आपने पूरा चैप्टर लिख दिया सारे मजहबों के बारे में। सारे मजहब, लेकिन आप वे ऑफ लाइफ को बड़ा आसानी से बिगाड़ सकते हैं। और अगर यहाँ कुछ बिगड़ा है तो वो वे ऑफ लाइफ बिगड़ा है। थैंक गॉड, ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हिंदू धर्म जो है वो अभी अनटच्ड है, उसमें कोई मसला नहीं है, वो अनटच्ड है। जहां इन लोगों ने गड़बड़ की है वो सिर्फ वे ऑफ लाइफ में गड़बड़ की है। और वे ऑफ लाइफ में भी अभी भी एक मौका है कि उस वे ऑफ लाइफ को फिर से सुधार लें, उसको फिर से स्वच्छ कर लें, साफ कर लें। वो वे ऑफ लाइफ भी एक बहुत खूबसूरत वे ऑफ लाइफ होगी, कोई मसला नहीं है इसका। लेकिन ये कहना कि आप इस्लाम को बुरा कह सकते हैं, इस्लाम को तोड़ मरोड़ के कोई पेश करे तो उससे बुरा आप कह सकते हैं, लेकिन आप हिंदू धर्म से कोई चीज रिलेटेड है तो उसका जवाब मेरा यह है कि वो हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है। पॉलिटिकली आपने रिलेट किया है, पॉलिटिकल पावर के लिए किया है, लेकिन उसका हिंदू धर्म से कोई दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो कंप्लीटली एक आपकी अपनी माइंड की फिक्शन है टू ओप्रेस पीपल एंड टू क्रिएट डिस्कॉर्डेंस बिटवीन पीपल हु कैन लिव टुगेदर हैप्पीली। अच्छा सर, आपने किताब में अपनी पार्टी का भी बहुत ही जाहिर है कि माइल्ड क्रिटिसिज्म किया है। एक तो बॉम्बे राइट्स के बारे में आपने कहा कि भाई कुछ चीजों पे जख्म अपने आप भर जाएं तो बेहतर है, और अब आप देखिए कि एक एनसीपी कांग्रेस शिवसेना गवर्नमेंट बन गई। फिर कुछ जनेऊधारी इशू पे भी आपने किया, लेकिन अल्टीमेटली राहुल गांधी ने जो इस पे पोजीशन ली, अगर वो पोजीशन न ली होती तो क्या आपकी पार्टी के ही अंदर किताब का इस मुद्दे पे कुछ ज्यादा क्रिटिसिज्म हो जाता? सच्ची बात आपको बता दूं, इसके इम्कानात थे। और जो लोग पार्टी चलाते हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि पार्टी एक NGO नहीं है, पार्टी एक डिस्कशन ग्रुप नहीं है, पार्टी एक यूनिवर्सिटी का क्लासरूम नहीं है। पार्टी एक प्रैक्टिकल जमीन पर एक गवर्नेंस का एक प्लेटफॉर्म है। और इसलिए एक जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में पार्टी को अपने आप को एम्पावर करना थ्रू द विल ऑफ द पीपल एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और अगर लोगों का जो आम आवाम है, जनता का अगर मूड कहीं बिगड़ता है बिकॉज आपने जो कहा है वो बात समझ में नहीं आ पा रही है, या लोग जानबूझकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं अबाउट व्हाट यू हैव सेड, तो पार्टी को नुकसान तो हो सकता है। तो इसलिए हमको सोच समझ के तो चलना पड़ता है। और जो पॉलिटिकल स्पेस में हो उसको वो आज़ादी नहीं होती जो एकेडमिक स्पेस में होता है, उसको वो आज़ादी होती है। उम्मीद करता हूं कि आज के दिन भी एकेडमिक स्पेस में आज़ादी है और पॉलिटिकल स्पेस में उतनी आज़ादी नहीं होती है। तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं अपने लीडरशिप का, राहुल गांधी जी का खास तौर पे, कि उनको कुछ उस वक्त कहना कोई मजबूरी नहीं थी, उनको कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो ये मानते हैं, और मैं इस बात को जानता हूं इसलिए मैं दोहरा रहा हूं, वो ये मानते हैं कि अब वक्त आइडियोलॉजिकल बैटल्स का आ गया है, कि हमें अपनी
आइडियोलॉजी को स्पष्ट करना है, साफ करना है, और वो जानते हैं कि हमारी ये हेरिटेज है, ये हमारी आइडियोलॉजी है। तो इसको हम डर डर कर, छुप छुप कर, सहम सहम कर कहें तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि बड़ी एडमरेबल बात है उन्होंने जो कहा, जैसा उन्होंने इस बात को दोहराया है। मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा। अच्छा सर, एक जगह बुक में रेफरेंस आया है कि लॉ इज ग्रेटेस्ट एंड ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, आखिर में अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट को मानते हैं और समझते हैं तो सब लोग अपना सब कुछ कर लें, तकरीरें कर लें, पार्लियामेंट के इलेक्शंस लड़ लें, पार्लियामेंट में बहस कर लें, पार्लियामेंट में फैसले कर दें, जैसे आपने इनके फार्मर्स के ताल्लुक से फैसले किए, और जब आपके पास मेजॉरिटी हो, ब्रूट मेजॉरिटी हो, तो आप जो भी चाहें फैसला कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, और वो कानून बन जाता है। लेकिन लोग जो कहते हैं कि हमारे लिए जो आखिरी होप है वो हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे जजेस हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आखिर में वहीं पर जाना है। जितना भी कोर्ट्स अपने आप को एहतियात बरतते हुए अपने आप को रोकें और कहें कि जो पीपल्स वर्डिक्ट है, पीपल्स मैंडेट है, उसको हम पलट नहीं सकते हैं, उसका लिहाज करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन उससे बढ़कर कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो लार्जर मैंडेट है मुल्क का, आवाम का, जेनरेशनल मैंडेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को है। पार्लियामेंट्री मैंडेट एक इलेक्शन का, 2 इलेक्शंस का, आज की आवाम का आज का मैंडेट है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो जेनरेशनल है, वो सेवरल जेनरेशंस का, 100 साल का, हजारों साल का मैंडेट है। तो वो मैंडेट सुपीरियर है टू द टेम्पररी मैंडेट और द टेम्पोरल मैंडेट ऑफ टुडे। और इसलिए वो है मैंडेट जिसके सहारे हम लोगों को जोड़ सकते हैं। कभी अच्छा लगेगा कि हमसे कुछ छिना है, कभी बुरा लगेगा कि हमसे कुछ छिना है, कभी अच्छा लगेगा कि हमें कुछ मिला है, लेकिन आखिर में वही एक उम्मीद है और वही एक होप है जिसके सहारे हम लोग बुरे वक्त से वक्त काट सकते हैं और उम्मीद जिंदा रख सकते हैं कि एक वक्त आएगा जब हमको जो सच्चाई है वो एक बार फिर से सुनने को और देखने को मिलेगी। जी सर, अब वो बात के जिस तरीके से हम पहुंच चुके हैं जिस मुकाम पर, उसमें जाती तौर पर मुझे लगता है, आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगता है कि ये अब हिंदू राष्ट्र से कम में फुट सोल्जर हिंदुत्व का नहीं राजी होगा। तो अगर यही होना है तो अगर इस पे बहस हो, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि क्या होगा हिंदू राष्ट्र, जी, उसके कई मॉडल्स हैं। जाहिर है कि जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का मॉडल है वो इंडिया में नहीं चलेगा। तो अगर सिर्फ श्रीलंका की तरह ये कहा जाए कि साहब ये एक डोमिनेंट कल्चरल हेरिटेज है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वैसे ही मौजूद रहें, या माइनॉरिटीज के राइट्स इंग्लैंड की तरह और थोड़ा स्ट्रेंथन कर दें, भाई क्वीन भी तो डिफेंडर ऑफ फेथ है एक तरह से, तो आपको लगता है कि क्या ये जो रिलीजन और पॉलिटिक्स का बिल्कुल मिक्स होके इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ये रुक जाए किसी तरह? इसकी कोई पॉसिबिलिटी है, या ये कि हमें अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल है कि साहब टू सोट थ्योरी होगी और जेफरसियन वॉल होगी सेपरेशन की, उसी पे इंसिस्ट करना चाहिए? देखिए, अब ये तो एक पर्सनल चॉइस का मामला है। इसका वैलिडेशन तो कोई दे नहीं सकता। कोशिश कर सकते हैं कि देखिए, जहाँ जितना मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि ये इनेविटेबल है, और इनेविटेबल है तो इसको हम कम से कम डैमेज अपने सिस्टम को करते हुए इसको एक्सेप्ट करें। दूसरा ये कहता है कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एक हेरिटेज है जो एक बड़ा मकबूल हेरिटेज है, और वो हेरिटेज है जिस दुनिया ने माना है कि एक अनयूजुअल हेरिटेज है, तो इसको लड़ें। ये जो आपने बताया कि एक डोमिनेंट कल्चर वाली बात है, डोमिनेंट कल्चर तो आज भी है,
डोमिनेंट कल्चर तो कांग्रेस के जमाने भी रहा। अब ये नहीं मानते हैं कि डोमिनेंट कल्चर कांग्रेस के जमाने में था, और ये जब कहते हैं कि हमें डोमिनेंट कल्चर चाहिए है, तो उसमें ये बात वाजे नहीं करते और ये इस बात को स्पष्ट नहीं करते कि डोमिनेंट कल्चर में हमको हुलिगनिज्म का भी एक हक होना चाहिए, हमें लोगों को एक्सिक्यूट करने का हक होना चाहिए, हमें लोगों की जिंदगी कैसे गुजरेगी इसको इन्फ्लुएंस करने का हक होना चाहिए, और स्टेट करे ना करे हमको तो ये फैसला करने का हक स्ट्रीट्स में होना चाहिए। इसका जवाब मैं ये कहता हूं कि नहीं, वी वुड रादर सफर देन टू सबमिट एंड सरेंडर। हम ये कहते हैं कि ये फाइट, ये समझते हैं कि फाइट हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में है। मैं ये कहता हूं कि ये फाइट, सच्ची फाइट जो है वो कुछ हिंदुओं के बीच में और कुछ और हिंदुओं के बीच में है, जिसमें बहुत रोशन ख्याल हिंदू हैं, लिबरल हिंदू हैं, जिनकी वजह से हमारा मुल्क लिबरल है। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन्होंने तो आज तक इस बात को क्लैरिफाई ही नहीं किया कि हिंदू राष्ट्र आखिर है तो क्या है। हाँ, मेरी सर यही कोशिश है कि वो ये बताएं कि ये क्या है, इसकी कोई स्केच है, कोई इसमें कॉन्क्रीट चीज बताएं कि क्या होगा ये, कि क्या माइनॉरिटीज को राइट टू वोट होगा या नहीं होगा, उनको राइट टू इक्वालिटी होगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगी नहीं होगी, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं तो आपसे एक बात और कहूंगा, वो इतना ही बता दें कि दो हिंदुओं में झगड़ा होगा तो कैसे तय होगा। उसमें ये पूछेंगे कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है, या तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, वो भी नहीं ये बता पाएंगे ना। तो ये मेरा ये मानना है कि हमारे प्लूरल लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर किसी और किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन में पहुंच पाए कोई, मुझे नहीं लगता कि ये आसान बात है। सही है। वैसे आरएसएस चीफ तो सर ये कहते हैं कि हिंदुत्व की कल्पना मुसलमानों के बिना करना नामुमकिन है, तो कई इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी बड़े पॉजिटिव आ जाते हैं। देखिए, वो शायद उन स्टेटमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने, शायद आपने भी उनको वेलकम किया है, और उस पर ये कहना कि भाई मैं इनकी बात नहीं मानता इज नॉट फेयर। अगर कोई आदमी अच्छी बात कह रहा है तो प्लीज एक्सेप्ट इट एट फेस वैल्यू कि वो कोई अच्छी बात कह रहा है, और कोई वजह होगी जो उसको ये कहना पड़ रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि इस गुफ्तगू को और बढ़ाया जाए, ये पूछा जाए कि ये जो आप कह रहे हैं इसका क्या कुछ मतलब निकाल सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हमें नागवार गुजरती हैं, आप ये बता दीजिए कि वो इसका हिस्सा नहीं है। तो अगर वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव हैं उस मेंटालिटी के, या सिर्फ वो एक सॉफ्ट फेस हैं, ये बात थोड़ी साफ हो जानी चाहिए, स्पष्ट हो जानी चाहिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि सर बुक में नेशनहुड पे बहुत ज्यादा नहीं डिस्कशन आ पाया। जी हाँ, वो इसलिए नहीं आ पाया कि ये जो मसला जजमेंट का था वही कॉम्प्लिकेटेड था। नहीं तो ये टाइटल में सर रखना जरूरी था कि नेशनहुड इन आवर टाइम्स, या ये अवॉइडेबल था? ये एक शुरुआत है अगली किताब की, अगली किताब की शुरुआत है, और इसमें मसला ये था कि अगर इसमें मैं और गहराई से चला जाता तो बेचारे पब्लिशर्स का बुरा हाल हो जाता, कि वो 300 पेज के बाद, आप जानते हैं कि 300 पेज के बाद वो गिनने लगते हैं कि एक पेज और आ गया, एक पेज और आ गया। तो ये है कि थोड़ा सा एक वो रहना चाहिए, एक थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए कि इसका आखिर क्या ताल्लुक है, क्या मतलब है, और उस सस्पेंस को मैं दूर करता हूं, क्योंकि आपकी इस गुफ्तगू के बाद आई एम मोर कन्विंस कि मुझे एक और किताब लिखनी चाहिए जो सिर्फ नेशनहुड के बारे में हो। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बहुत अच्छी किताब है। जितने भी लोगों को हाई कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बहुत आसान लैंग्वेज में उनकी सिर्फ एसेंस को समझना है, मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को पढ़ें। और सर फिर आइंदा भी आपको कभी ना कभी इस प्रोग्राम के लिए हम जहमत देंगे। सर बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर बधाई आपको ये काम करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।